घंटे में शुरू के 1-2 घंटे खूब सारा यूरिन आया और दिन में नहीं आया क्योंकि टॉयलेट नहीं जाना, उससे क्या होगा, आपका यूरिन तो प्रोड्यूस होता रहेगा, वो बहुत कंसंट्रेटेड होगा और कंसंट्रेटेड यूरिन आपकी ब्लडर को इरिटेट करता है, तो वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं कम करेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा पीते हैं कि आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पीने से आपको स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आप सुंदर लगोगे, तो पता नहीं टॉयलेट में आधी जिंदगी जाएगी, कितनी स्किन अच्छी होगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। सो 2 लीटर्स इज एडिक्वेट। 6 लीटर तो आप जब आपको निकालना होगा ना, तो आपको 8 लीटर के आसपास पीना पड़ेगा, तो आप दिन भर पानी पीती रहेंगी। ऑफ लिक्विड इज इनफ, ठीक है। इसको भी हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पियो। तो यूजुअली रात में हमारे अंग काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए टॉक्सिन्स भी नहीं बनते और इसीलिए यूरिन प्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं होती है। इसीलिए रात को छोड़ करके, और यूजुअली हम कहते हैं रात में सोने से 2 घंटा पहले आप खत्म कर देते हो जो भी लिक्विड्स लेना है, क्योंकि जो आप पीते हो तुरंत यूरिन नहीं बनता, इट टेक्स 2 to 3 आवर्स टू फिल योर ब्लैडर, ठीक है। तो इसीलिए 10 घंटे के अलावा आपके पास बचते हैं 14 घंटे, जिसमें आपको 2 लीटर के आसपास पीना है। तो हर घंटे पे थोड़ा थोड़ा 150-120 ml हर पर आवर, एंड इसमें सब कुछ इंक्लूड करिए, दूध, चाय, सब कुछ, मतलब कोई भी तरल पदार्थ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, इसमें एक और चीज होती है कि कभी कभी जब आपको, देखिए आपकी यूटीआई के सिम्टम्स क्या होते हैं, जलन होना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब करते वक्त दर्द होना, ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें अगर आप उस तरह की चीजें पिएंगे जिससे आपको और ब्लड इरिटेट होगा, तो आपके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। तो अभी क्या हुआ हमारे साथ में कि बहुत पेशेंट आने लगे और हमने जब उनसे पूछा खोद के, तो पता चला कि भाई काढ़े पिए गए, खूब अच्छे से काढ़े पिए गए क्योंकि कोरोना ना हो। तो कोरोना तो नहीं आया, लेकिन ब्लैडर में दर्द दर्द तकलीफें, यूटीआई शुरू हो गया। तो ये ब्लैडर इरिटेंट्स हो सकते हैं, मतलब जैसे कि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस जो होते हैं, आपका काली मिर्च हो गई, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सब आपका एक मात्रा तक ठीक है। अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो वो दिक्कत दे सकता है। कैफीन इन एनी फॉर्म, कैफीन मतलब आपका सिर्फ चाय कॉफी ही नहीं है, लोग सोचते हैं ग्रीन टी बहुत सेफ है, उसमें भी कैफीन होता है। बाकी आपके जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी है, आपका चॉकलेट्स है, इन सब में भी कैफीन होता है। और इसके अलावा आपका सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो ब्लैडर को इरिटेट करता है। जहां आपने पीने की बात करी, वहीं आपकी वॉइडिंग हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने पिया नहीं और आप 6 घंटे यूरिन नहीं पास करने गए तो आपने अपना कुछ भला किया, नहीं, बेटर होगा पब्लिक टॉयलेट यूज कर लो। आप वो ध्यान रखो कि वहां का हाइजीन मेंटेन हो। तो अगर आपने उसी गंदगी को अंदर रख लिया तो इन्फेक्शन होने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो आप यूरिन पास करते हो ना, इससे आपका सिस्टम चलता रहता है। तो ये एक तरह का फ्लशिंग फिनोमेना है कि आपका सफाई होती जा रही है। स्टेगनेंसी होगी तो वही इन्फेक्शन वहां पर पड़ा रहेगा और दिक्कत देगा। अवॉइड जस्ट इन केस विजिट्स, ये बहुत खराब आदत होती है लोगों की कि बाहर हमें जाना ना पड़े तो घर में निकलते वक्त एक बार यूरिन पास कर लें, या फिर टॉयलेट दिख रहा है तो बस आ गया यूरिन, क्योंकि कर दो भाई, कल बाद में मूवी देख रहे हैं तो होता नहीं है, जैसे मूवी में बीच में इंटरवल हुआ तो सारी लेडीज मतलब इंटरवल का नाम आने से पहले उठ के जाना शुरू कर देती है, क्योंकि लंबी लाइन लगती है, क्योंकि ये डर है कि भाई ऐसा ना हो कि सेकेंड हाफ में हमें यूरिन आ जाए। सो प्लीज 3 से 4 घंटा एक इंटरवल होता है 2 वॉइड्स के बीच में, जो अगर आप नॉर्मल ड्रिंकिंग करेंगे तो आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है जो मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर आप ये करेंगे कि बीच बीच में जाएंगे तो आपके पेशाब की थैली को आदत पड़ जाएगी बीच बीच में खाली होने की, तो वो आपको एहसास भी जल्दी देने लगेगी, समझ रहे हैं। तो हैबिट्स जो है वो इसीलिए अवॉइड करनी चाहिए इस तरह की। हाँ, तो वही है, मैंने बोला कि हर 3-4 घंटे पे अवॉइड करना चाहिए, एक्सेप्ट नाइट। नाइट में आपका यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होता। ये वाला डायग्राम मैंने स्पेशली इसलिए रखा है कि कई बार लोग ये भी करते हैं कि हमने वेस्टर्न टॉयलेट यूज तो करने शुरू कर दिए हैं, बट हाइजीन के चक्कर में वी नेवर सिट ऑन द सीट। कई लोग चढ़ जाते हैं, कई लोग हॉवरिंग करते हैं, आधा बैठते हैं, होता है कि नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि ऐसा करते हुए आप एक्चुअली अपना नीचे पूरा रिलैक्स नहीं कर पाते। जब रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो पेशाब ढंग से नहीं उतरेगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, क्योंकि आप अपना फायदा करने की जगह नुकसान कर रहे हैं। जो एक
कई मिथ्स हैं हम लोगों के दिमाग में बैठ गए हैं कि हम इस तरह से इन्फेक्शन कैच कर लेंगे, बट एक्चुअली उल्टा कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि ये मैंने दिखाया कि क्या नॉर्मल तरीका है एक वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठने का, जब आपका नीचे सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन होता है और आपका आराम से यूरिन उतरेगा। जैसे कि आपका जो है ना फीट जो है वो फ्लैट होनी चाहिए। तो कई बार जो है टॉयलेट सीट्स अलग अलग शेप की होती हैं, तो आपका पैर नहीं पहुंच पा रहा, तो नीचे एक स्टूल रखिए। साथ में अगर जो आपका ये देख रहे हैं, आपका जो हिप वाला हिस्सा है वो आपके नीच से नीचे होना चाहिए। तो इसीलिए अगर स्टूल रखेंगे तो फीट भी फ्लैट होंगे और ये पोजीशन भी बनेगी। साथ ही थोड़ा आगे झुकना चाहिए और हाथ इस तरह से रिलैक्स करना चाहिए। तो दिस इज द वे ऑफ सिटिंग ऑन वेस्टर्न टॉयलेट। नाउ अभी जैसे आपने मैंने बताया कि कुछ लोग हैं कि जो 3 से 4 घंटे का अंतर बताया, तो आप चाहे कितना भी कम पानी पिए लेकिन आप यूरिन नहीं रख पाते हैं। जो किसी किसी को परेशानी होती है कि जब लगा तो इतना तेज लगा कि दे कांट होल्ड, दे हैव टू रश, नहीं टाइम पे पहुंचे तो कपड़ों में निकलने लगता है। तो इसको हम लोग अर्ज इनकॉन्टिनेंस मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। बट ये होता क्यों है? जब आपकी पेशाब की थैली आपके ब्रेन से नाराज हो जाती है और अपना खुद ही जब मन आता है सिकुड़ना शुरू कर देती है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की प्रॉब्लम होती है और औरतों में तो ये बहुत कॉमन है, स्पेशली प्रेसिपिटेट कर जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। देख रहे हैं ना आप मुझे कोई बताइए प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना वेट गेन होता है? Around 3 kgs. क्या मैडम, बच्चे का वेट मत बताइए। उसमें बच्चेदानी में आपके बच्चेदानी खुद बढ़ती है, उसमें प्लेसेंटा होता है। 9-10 kgs. 9-10. I think 15 to 20 kg बढ़ जाता है। ये सब तो आपने बहुत खा लिया। Around 10 kgs. ठीक है, तो अब 20 kg पर जिसका बढ़ा होगा उसका तो दैनिक ब्लैडर का क्या हाल हुआ होगा। 10 kg. होता है तो वो भी प्रेशर सारा आपके पेशाब की थैली पर आता है, क्योंकि आगे बेचारा जो पेशाब की थैली वो गुब्बारे की तरह है एक्चुअली, उसको स्पेस नहीं मिलेगा फूलने के लिए, तो फिर दिक्कत तो होगी ना। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और डिलीवरी भी एक प्रोसेस ऐसा है, आई एम श्योर मुझे बताया गया कि आपके जो क्लब में मोस्टली लोग 45 प्लस हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि बहुत सारे लोगों ने डिलीवरी फेज ऑलरेडी कर ली होगी। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं आपको ये जस्ट एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि आप गौर करिए कि ये जो वीडियो है हम लोग सब लोगों ने, कई लोगों ने मूवीज में देखा होगा या फिर यूट्यूब में भी आजकल हर जगह अवेलेबल है कि डिलीवरी कैसे होती है। बट कभी आपने गौर किया, अपने बच्चे को हाथ में लिया तो ये जो सर होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक नॉन कंप्रेसिबल पार्ट है बच्चे का, यानी हड्डी होती है। तो आपका बाकी जो बच्चे का पार्ट है वो तो कंप्रेस होके आपके बच्चेदानी के रास्ते से निकल आता है, बट इसके लिए सबसे ज्यादा चौड़ा होना पड़ता है बच्चेदानी को। अब आप में से कुछ मुझे बताइए, आप तो कहोगे कि बड़े क्वेश्चन पूछ रहे, क्विज हो गया, बट मैं वही होती ना बहुत मजा आता, मैं चॉकलेट्स बांटती हूँ यूजुअली सही आंसर के लिए। आप बताओ मुझे, अच्छा बच्चों के स्कल का साइज कितना होता होगा? मतलब अगर आप साइज लेना चाहो तो कितना सेंटीमीटर का होता होगा बच्चे का? कम ऑन, बच्चे तो सभी के हुए होंगे और हाथ में बच्चे तो लिए ही होंगे आपने। मतलब अगर उसका डायमीटर देखें तो डायमीटर नहीं, आप साइज बता दो। डायमीटर तो सरकमफ्रेंस हो गया ना। हाँ डायमीटर बताइए। मतलब 5 इंचेस। हाँ, अब की बात तो आप थोड़े थोड़े ठीक हो, तो इट इज अराउंड 9 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर होता है। इतना डायलेट होना पड़ता है, आप सोचिए। तो आई वांट टू शो यू, आप देख सकते हो कि इतना डायलेट होकर के जब ये इतना चौड़ा, तो हम हॉस्पिटल एडवोकेट करते हैं कि सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सारी चीजें आप आगे पेशाब होती है, पीछे आप पॉटी का रास्ता होता है, सब कुछ खींचता है। देख सकते हो कितना इधर है नॉर्मल और यहाँ जब आपका एवरीथिंग इज कंप्रेस, हर मसल कंप्रेस हो जाती है। तो अगर ये ढंग से ना हो, आपका बॉडी प्रिपेयर ना हो, मोनिका म्यूट कर अपने को। नहीं लगाई हो, तो ओवर स्ट्रेचिंग से मसल फट जाती हैं। ये
आर्टरीज वगैरह बहुत कुछ तरह की कमजोरी आ जाती है। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ये सब हट जाती है तो जो मैंने 3 ऑर्गन्स की बात करी थी, तो आप समझ रहे एक मसल का घेरा है जिसे हम पेल्विक फ्लोर मसल कहते हैं, उसमें ये तीनों ऑर्गन अपनी जगह पे बने रहने के लिए जुड़े होते हैं। इसी मसल से तीनों ऑर्गन जुड़े हुए हैं, इसीलिए अपनी जगह पे बने हुए हैं। अगर ये जुड़ाव हट जाएंगे जैसा कि डिलीवरी ओवर स्ट्रेचिंग से, तो क्या हो सकता है? एक एग्जांपल है, आप देख रहे हैं एक जहाज है और जहाज मूरिंग से जुड़ा हुआ है। जब वो जहाज को रोका जाता है तो वो थोड़ा पानी में इसलिए रखा जाता है कि जो ये मूरिंग है, जो रस्सी है, वो जहाज पे उस पे ज्यादा भार ना आए, इसलिए इसे पानी में रखते हैं क्योंकि पानी उसका वेट कम कर देती है ना ये बात। अब अगर ये पानी ना हो तो क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रेशर होगा और ये टूट सकता है। तो ये पानी वही है जो आपकी मसल है, जो सपोर्ट कर रही है ऑर्गन्स को, ठीक है। तो जब ये सपोर्ट, ये मसल वीक हो जाती है तो आपका ये स्ट्रेचिंग से टूट जाता है। इसीलिए मसल की जब टूटेगा तो आपका ब्लैडर भी नीचे आ सकता है, आपका पॉटी का रास्ता भी आ सकता है, आपका बच्चेदानी बाहर नीचे आ सकता है। एवरीथिंग कैन कम डाउन क्योंकि वो अपनी जगह पे रह नहीं पाएगा, वो टूट गया उसका जो सपोर्ट था। तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? ये डायग्राम थोड़े हॉरिबल जरूर है, लेकिन इस तरह की चीजें होने से भी आपको पेशाब करने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और ये देखिए, ये अंग अंदर रहने के लिए बने हैं। जब ये बाहर पड़े रहेंगे तो यूजुअली क्या होता है, पेशेंट कहते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो अंदर चला जाता है, लेकिन जब दिन में उठते हैं और काम करते हैं तो शाम तक ये बिल्कुल बाहर आ जाता है और मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज बाहर आ जाएगी वो म्यूकोसा हेल्दी नहीं रहेगी, ड्राई होगी और उस पर इन्फेक्शन मिलेगा। तो ये भी रीजन होता है। एक तो आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका यहाँ ही से इन्फेक्शन अंदर चला जाए। इसमें कई लोग हिस्ट्री देते हैं कि उनको इसको अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है क्योंकि उसके साथ पेशाब की थैली भी नीचे आ रही। जब अंदर करते हैं तभी आपका यूरिन उतर पाता है। साथ में कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि जैसे मैंने बात करी थी कि अगर किसी का यूरिन लीक हो जाता है तो वो भी इन्फेक्शन का कॉज होता है और औरतों में बड़ा कॉमन है। तो जैसे सपोर्ट कमी आपके ऑर्गन्स की बात करी तो एक ब्लडर पाइप का भी अगर सपोर्ट कम हो जाएगा तो जब आप खांसते छींकते या कोई एक्टिविटी करते हो तो आपका पेट दबता है और वो एक्स्ट्रा प्रेशर आपकी पेशाब की थैली पर आता है। उस एक्स्ट्रा प्रेशर के अगेंस्ट आपके पाइप को टाइटली बंद करना होता है। जो आपके मसल जिससे आपका पाइप जुड़ा हुआ है वो खींच के बंद करती है। ये जुड़ाव टूटा तो वो नहीं बंद हो पाया, खुल गया और खांसते छींकते वक्त यूरिन निकल गया। तो आप समझ रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है उस पेल्विक फ्लोर मसल की। इसीलिए इंपॉर्टेंस है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की। ये इनडायरेक्ट कॉज है। यूटीआई ये नहीं कहूंगी कि यूटीआई के लिए डायरेक्ट कॉज है, बट आप जब आप सब औरतों के लिए मुझे ये समझाना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पेल्विक फ्लोर। आपने कीगल्स का नाम तो सुना होगा, तो ये आप एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी बता रही हूँ और आप प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग ट्राई करें। तो ट्राई दैट मसल विच इज अराउंड योर 3 ओपनिंग्स। जो नीचे के 3 ओपनिंग है आपकी, आपका यूरिन का रास्ता, आपका बच्चेदानी का रास्ता, आपकी पॉटी का रास्ता, उसके चारों तरफ एक ही मसल है। उसको आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि आपको तेज यूरिन का प्रेशर लग रहा है, पॉटी का प्रेशर तो आप रोकने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, तो वही मसल्स को आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको ना सांस रोकनी है, ना आपको पेट दबाना है, ना कोई और मसल को इस्तेमाल करना है। आप उसे लेटे बैठे खड़े कैसे भी अवस्था में कर सकते हो। और जब एक बार आप करोगे तो जैसे इसमें दिखा रहे हैं गिनती गिने आप कब तक रख पा रहे हैं। जब आप थक गए तो आप उसे रिलैक्स कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका होता है धीमे धीमे करने का, और दूसरा तरीका होता है कि फास्ट, तुरंत सिकोड़ा ढीला किया, सिकोड़ा ढीला किया। तो ये तरीका होता है मसल का एक्सरसाइज करने का। अब आप मुझसे ये मत कहना कि डॉक्टर साहब हमारे पास सबके टाइम नहीं, बड़ा बिजी है, क्योंकि आपको इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। आप अपना कोई रोजमर्रा का काम करते हुए भी ये कर सकते हो। जैसे कि आप ब्रश कर रहे हैं मॉर्निंग में, या अपना कोई फेवरेट सीरियल देख रहे हैं, या रोटी बना रहे हैं, कभी भी आप किसी लेटे बैठे खड़े कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आप में से सबने थोड़ा थोड़ा तो ट्राई किया होगा। तो देखिए मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पे भी, ये जो है इसी को दिखाने के लिए कि प्रेगनेंसी में लैपटॉप पे काम करते हुए भी लेडी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर रही है।
सो यही राइट टाइम है जब से हमें अपने पेल्विक फ्लोर पे ध्यान देना चाहिए। ये करने से हम बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे यूरिन की लीकेज की, प्रोलैप्स की, इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और ये हमारे जो ये बाद में यूटीआई कॉमन हो जाता है, वो भी जो इनडायरेक्ट कॉज है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज प्रोलैप्स में या उस तरह के इनकॉन्टिनेंस में काम आती है, जबकि जिनका पेशाब की थैली अपने आप से छोड़ने की प्रॉब्लम होती है, तो जब वो अपना पेल्विक फ्लोर रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और आपको जैसे आप महसूस करो कि आपको तेज प्रेशर लगा और आप नीचे सिकोड़ोगे, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद में आपका प्रेशर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सली आपके ब्लैडर को इनहिबिट करता है। और भी बहुत तरीके हैं जो हम लोग सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने लीकेज की प्रॉब्लम पे कंट्रोल पा सकते हैं। और जिनको लगता है कि वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, तो हमारे पास इक्विपमेंट्स भी हैं जिसमें हम उन्हें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कितना वीक है उनका, और कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी होता है जिसमें हम उन्हें रिकॉग्नाइज करा सकते हैं कि कौन सी मसल है। इस तरह से जो है ग्राफ आ जाते हैं इसको लगाने से इंस्ट्रूमेंट को, और आप खुद देख सकते हो कि आप ढंग से कर पा रहे हो कि नहीं, आप पेट तो नहीं दबा रहे, आप गलत तो नहीं कर रहे। और कई बार जब हम लोग इस तरह के वीडियो गेम्स बना करके उसको इंटरेस्टिंग भी कर देते हैं, तो देयर आर मेनी वेज, बहुत तरीके हैं। हार मान लेने से कुछ नहीं होता, बट यू कैन लर्न द थिंग्स। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सब कुछ हो गया, मेनोपॉज। तो ये भी एक अवस्था है जो सारी लेडीज को फेस करनी पड़ती है। इसमें क्यों इन्फेक्शन होता है? जैसे मैंने बताया, सूखापन यानी कि आपका हार्मोन की डिफिशिएंसी हो गई, तो आपका वहाँ पे वेस्कुलरिटी कम हो गई, और उसकी वजह से वहाँ पर जो आपकी स्किन है वो बहुत फ्राइबल होगी। जैसे बाहर झुर्रियां पड़ती है, वहाँ पे भी आपकी स्किन बार बार डेड सेल्स बढ़ने लगते हैं, तो डेड सेल्स भी खाना है बैक्टीरिया का, तो इसीलिए इन्फेक्शन होने लगता है। इसका इलाज यूजुअली हम लोग नीचे से हार्मोनल क्रीम दे के करते हैं। तो यूटीआई में एंटीबायोटिक तो दे दिया, लेकिन जब तक कि उसका कॉज नहीं ट्रीट किया, तो आप कितनी बार एंटीबायोटिक खा लोगे? ये आपने देख लो, ये लाल लाल से चेरी जैसा निकला हुआ है, ये भी बड़ा कॉमन है औरतों में मेनोपॉज के बाद में, इसे हम कोरंकल कहते हैं। और अगर ये निकल आता है, मतलब बिकॉज आपकी जो स्किन ढीली पड़ गई, तो इससे आपका पेशाब भी रुक सकता है, बहुत कॉमन है। और इसको फिर अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो इसको सर्जिकली निकालना पड़ता है। सो ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें, तो सबको पता है कि जब आप कोई इन्फेक्शन होता है, तो या तो आपका डॉक्टर अगर कभी कभी हो रहा है तो एंटीबायोटिक डायरेक्ट दे देते हैं, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन कई बार आपसे कहा जाता है, जब ये बार बार होने लगता है, कि आप अपना यूरिन का टेस्ट कराइए, रूटीन एंड कल्चर होता है। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है इम्पोर्टेंस यूरिन का सैम्पलिंग होना? क्योंकि आपको जो लेबलिंग कर दी जाती है ना, कई बार मेरे पास पेशेंट अपने आप बोलती है, मैं क्या प्रॉब्लम है, हमें रिकरेंट यूटीआई। तो अब रिकरेंट यूटीआई क्या होता है वो समझिए। यू कांट लेबल रिकरेंट यूटीआई अनलेस अंटिल साल में कम से कम 3 या उससे ज्यादा एपिसोड हो, या 6 महीने में 2 से ज्यादा। और ये भी नहीं सिर्फ सफिशिएंट है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कल्चर प्रूवन होने चाहिए। मतलब है कि आपका रूटीन एक्टिविटी में इन्फेक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत और भी कंडीशन है जो सिम्टम दे सकती है, जैसे कि टीबी हो जाना यूरिनरी ट्रैक्ट की, और भी बहुत डिसीजेज हैं जो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि यूटीआई। इसीलिए कल्चर से प्रूव होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक और मिथ है कि कई लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे यूरिन में तो बैक्टीरिया आ रहा है। अब यूरिन में बैक्टीरिया आ रहा है, यूरिन में बैक्टीरिया आ रहा है। यूरिन में बैक्टीरिया आना बिल्कुल खतरे की बात नहीं होती, अनलेस अंटिल आपकी रूटीन कल्चर की रिपोर्ट है। वो कल्चर में भी एक ऑर्गेनिज्म का लेवल होता है कि इससे कॉलोनी काउंट ज्यादा है तभी, क्योंकि बैक्टीरिया तो आपकी बॉडी में हर जगह, आप अपने मुंह से भी निकालोगे सैंपल, वहां से भी इन्फेक्शन निकलेगा, हर जगह बैक्टीरिया, बट एक काउंट होता है, उससे बढ़ जाता है तब हम इसे इन्फेक्शन कहते हैं। सो बैक्टीरिया का प्रेजेंस सिर्फ खतरनाक हो सकता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, या फिर आपकी उधर उस हिस्से की सर्जरी हुई। एक और मैंने देखा है कि लोगों को बहुत भूत होता है कि डॉक्टर साहब फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल दिया। अब फर्स्ट मॉर्निंग के चक्कर में ये होता है कि आप 6 बजे उठे और आपने 6 बजे यूरिन निकाला और बाहर पड़ा रहा,
और आपका कलेक्शन बॉय आ रहा है 9 बजे, 6 से 9 बजे तक बाहर, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली एक तो आपका जो यूरिन सैंपलिंग है वो मिड स्ट्रीम होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया। आपका लोकल पार्ट अच्छे से क्लीन करिए, उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग सोप मत यूज करिए, आप न्यूट्रल किसी पदार्थ से क्लीन करिए, अच्छे से अपना खोलिए कि जो आपका यूरिन पास करो वो स्किन से टच ना करे, और उसका मिडिल पार्ट मतलब जब आपका फ्लो स्टैब्लिश हो जाए, शुरू में और आखिरी में जो होता है वो स्किन से टच होकर निकलता है, तो मिडिल पार्ट ऑफ योर फ्लो यू शुड चेक दैट पार्ट, तभी उसका सबसे कम होगा उसका स्किन से कंटामिनेशन और अच्छा रिजल्ट आएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। और आइडियली सैंपल तुरंत या तो रेफ्रिजरेट होना चाहिए या फिर तुरंत आपका कल्चर के लिए लग जाना चाहिए। तो अपने घर में निकाले हुए सैंपल को आप रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते, इसलिए आजकल क्या होता है कि जाना नहीं चाहिए लैब में, बुला लिया लड़के को घर से दे दिया, तो दैट इज नॉट गुड। आप अगर दे रहे हो तो मेक श्योर कि वो आइस बॉक्स में रखें, नहीं तो आपकी रिपोर्ट आएगी आप फालतू में लेकर जाओगे रेफरेंस यूटीआई के लिए। नाउ कमिंग टू रोल ऑफ क्रैनबेरी, बहुत लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्रैनबेरी, मैंने तो ना क्रैनबेरी के इतना सारा फ्रूट, मैंने मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसने पता नहीं बाहर कहीं से पेटियां मंगवाई थी क्रैनबेरी की। याद रखिए क्रैनबेरी में बहुत हाई शुगर कंटेंट है। क्रैनबेरी एक तरह से फायदा करता है क्योंकि ये पेशाब की थैली में एक लेयर बना करके आपके बैक्टीरिया को जुड़ने नहीं देता, बट नाउअडेज हमारे पास बहुत अच्छे दवाइयां आ गई हैं जिनमें एक्सट्रैक्ट होते हैं, शुगर कंटेंट नहीं होता, तो यू कैन यूटिलाइज दोस इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्रैनबेरी जूस। सो दैट्स द थिंग। एंड दिस इज माय लास्ट स्लाइड की yes there is treatment available, एंटीबायोटिक्स बहुत हैं और बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बट आई थिंक मेरी टॉक का मेन पर्सपेक्टिव यही था कि अगर प्रिवेंशन हो जाएगा तो उससे बेहतर कुछ नहीं। You don't have to wait for this long distance. Once you are having UTI, it's very difficult to defer the feeling of getting urinated. So that is the thing that prevention is better. Thank you so much. And I would you please ask any question because I left the treatment part. Hello, ma'am, Anita ji. May I ask something? Yes, yes. मैं ये मतलब पर्सनली पूछना चाह रही थी कि ना मेरे जैसे डिलीवरी हुई थी मैम, तो डिलीवरी के हुए मेरे 18 इयर्स हो चुके हैं, तो डिलीवरी के आफ्टर ना यूरिन की जगह पे एक जैसे मांस टाइप का छोटा सा टुकड़ा टाइप से निकल आता था, तो जैसे कहते हैं ना कि वो डिलीवरी के टाइम मस्सा टाइप से निकल आया, तो वो हार्म है मतलब हार्म आपका कहाँ पर है? जैसे जहाँ से बेबी बोर्न। यस, तो आपकी फ्लो में फर्क आया, आपका नहीं, मुझे किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो चीज बाहर को दिखती है जैसे मस्सा टाइप से, अदरवाइज मुझे यूरिन वगैरह में किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखिए ऐसा है कि हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे कोई टीयर आने से उस तरह का कुछ एबनॉर्मलिटी डेवलप हो गई, बट अनलेस अनटिल आपको यूरिन पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यूटीआई ना कुछ है तो क्यों आपको परेशान है? अब वो मास निकलता हो जिससे आपको डिस्कम्फर्ट होता हो, आपको चलने में दिक्कत होती है, कुछ होता हो, देन दिक्कत होगी, उसके लिए आपको परेशान होना चाहिए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? आप लोगों को समझ में आया मेरा टॉक? यस, वेरी यूजफुल सेशन था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा, बट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। कुछ नया लगा आप लोगों को? कितने लोग एक्सरसाइज करेंगे? The best part was, doctor, ki you have covered each and every type of problem. So I think जो queries थी already आपकी presentation और slide show से काफी कुछ clear हो गई। I mean बहुत सारे questions का answers मिल गए इसमें। So thank you so much. And मेरी एक query है, बहुत dryness रहती है private parts में। What is your age? I'm 48. And मेनोपॉजल स्टेटस क्या है? अभी आप मेंस्ट्रुएट करते हो कि मेनोपॉजल? Right, हाँ, I do, but only few days, hardly 2 and 3 days, बहुत slight
ब्लीडिंग होती है? देखिए ऐसा है कि यूजुअली जो मेनोपॉज की वजह से ड्राइनेस होती है वो तुरंत नहीं होती मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉजल टाइम पे, क्योंकि हम ऐसा नहीं होता कि ओवरी जो हार्मोन धीरे धीरे कम होता है, ओवरी का जो हार्मोन बनता है एकदम डाउन नहीं होता, ग्रेजुअल प्रोसेस आकर के ये हो जाता है कि पीरियड्स आना बंद हो जाता है, बट स्टिल ओवरीज आर प्रोड्यूसिंग हार्मोन। ट्रॉपिक होते हैं वो 10-11 साल बाद आते हैं। So I don't think so in your case that could be a problem, क्योंकि अभी तो आपका ढंग से मेनोपॉज भी नहीं हुआ है। So dryness है तो I think it could be some हो सकता है कि कुछ सुपर एडेड इन्फेक्शन हो या कुछ हो। आपने कभी किसी गायनेकोलॉजिस्ट को एग्जामिनेशन करवाया है? मैंने लास्ट ईयर कराया था, पूरा टेस्ट कराया था, तो इट वाज गुड। हाँ, यस सब कुछ। So that could be maybe आपका जो है एज के साथ में जो सर्वाइकल ग्लैंड्स हैं जो लुब्रिकेशन करती हैं वो कम हो गई हैं, that's why you are having। So आप अभी कुछ हार्मोनल लेने से पहले आप कुछ आइसोफ्लेवॉन्स की क्रीम्स आती हैं, आप वो यूज कर सकते हो, कुछ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हो, ठीक है? जैलोकेन जेली आती है, उस तरह की चीजें यूज कर सकते हो। यू डोंट रिक्वायर हार्मोनल क्रीम एज सच, क्योंकि आपकी ग्लैंड्स की लुब्रिकेशन कम होने की वजह से आप फील कर रहे हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। Ma'am, I have one question. हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये आई वांटेड टू आस्क कि आफ्टर मेनोपॉज इज यूटीआई वेरी कॉमन? यस, मेनोपॉज के बाद यूटीआई बढ़ जाता है, जिसका रीजन मैंने आपको बताया कि आपका जो स्किन है वो हेल्दी नहीं रह जाता, आपकी वेजाइनल पीएच चेंज हो जाती है और आपका मतलब लोकल प्रोटेक्टिव जो फिनोमेना होता है वो थोड़ा डेफिशिट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? देखिए ऐसा है कि हमारा एक ही रूल है, जब तकलीफ है तब आप उस चीज के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी लेडीज को मेनोपॉज के बाद if you are facing UTI, then only go for the treatment. So अगर एट्रोफिक चेंजेस हैं तो हम नीचे से मलहम देते हैं हार्मोन का, तो उससे आपका जो नीचे की स्किन की वाइटलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि नियोवेस्कुलराइजेशन होता है। जब आप क्रीम लगाते हैं तो नई ब्लड वेसल्स बनती हैं और न्यूट्रिशन पहुंचता है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगी, ये मत समझिएगा कि इसका इंस्टेंट वो है, क्योंकि रातों रात नई ब्लड वेसल्स नहीं बन सकती। तो जब आप ये मलहम लगाना शुरू करते हैं तो इट टेक्स 4 to 6 वीक्स फॉर कंप्लीट रिलीफ। तो कई लोग सोचते हैं एक हफ्ते में आराम आ जाना चाहिए, छोड़ देते हैं,